हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती वर्ष 2023 में 21,391 पदों पर आई हुई है, उसके लिए आज हम लोग फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। आज हमारा यह फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और इस सेट में टोटल 100 प्रश्न हैं। जिस प्रकार से आपकी एग्जाम में, बिहार पुलिस के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। कल हमने सेट नंबर 1 को कवर किया हुआ था। अगर आपने उस सेशन को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक आपको आज की इस सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और बिहार पुलिस की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। फ्रेंड्स, फटाफट सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए और इस सेशन का लिंक किसी भी एक ग्रुप में फटाफट शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे और आंसर सभी लोगों को कमेंट में देकर के बताते चलना है। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़िएगा। पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। आंसर सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जूते हुए खेतों के साक्ष्य और नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य, नक्काशीदार ईंटों के प्रयोगों के साक्ष्य और जूते हुए खेतों के साक्ष्य ये कहाँ से मिला है? तो फ्रेंड्स ये कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा है कहाँ पर? तो ये राजस्थान में है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में। और किस नदी के किनारे है? तो ये घग्गर नदी के किनारे है। इससे भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर देखिए लोथल है और एक सुतकोटदा है। याद रखेंगे, लोथल और सुतकोटदा। लोथल और सुतकोटदा जो थे ये सिंधु सभ्यता के पतन नगर थे, यानी कि बंदरगाह नगर थे। मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से स्नानागार, अन्नागार और नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे और सभी लोगों को अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? चलिए बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इससे संबंधित जो थे ये आर.डी. बनर्जी यानी कि राखाल दास बनर्जी, उसके बाद माधव स्वरूप वत्स, यहाँ पर देखिए M.S. वत्स। उसके अलावा अगर बात करें हम लोग तो दयाराम साहनी भी संबंधित थे और K.N. दीक्षित भी संबंधित थे। ठीक है, संबंधित नहीं थे तो V.S. स्मिथ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे फ्रेंड्स। तीसरा प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसका मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसका मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो फ्रेंड्स यह अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां था, जिसकी मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हुई थी। तो ये जफर खां हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट जरूर लगा लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स सेशन को फटाफट लाइक कर दीजिए। देखिए रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या है? यानी कि जो रानी पद्मिनी है उनके पति का नाम क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो पद्मिनी की कहानी का आधार जो है यह मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखित पद्मावत में है। ठीक है, पद्मावत में। पद्मावत के लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इसी में इसका जो है उल्लेख है। और इनके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। राणा रतन सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन? तो बताइए अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो फ्रेंड्स ये शासक था उस समय रामचंद्र देव। ठीक है, रामचंद्र देव राइट आंसर हो जाएगा। रामचंद्र देव करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अल्लाही दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अल्लाही दरवाज़ा का निर्माण जो है किस सुल्तान ने करवाया था? तो देखिए अल्लाही दरवाज़ा का निर्माण, सीरी का किला का निर्माण, हजार खंबा महल, इन सब का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। क्लियर है? अच्छा, एक इसने विभाग भी बनाया था, दीवाने मुस्तखराज। दीवाने मुस्तखराज यह एक प्रकार का वित्त विभाग था। ठीक है, याद रखेंगे दीवाने मुस्तखराज किसने स्थापित किया था? प्रश्न बनेगा तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा
किससे प्राप्त किया था? रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए ये प्राप्त इन्होंने किससे किया था? तो शाह शुजा से। शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी थी और उनको कोहिनूर हीरा भेंट किया था। तो ये शाह शुजा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेंगे। फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी इस सेशन को कवर करेंगे, अन्यथा वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। चलिए बहुत लोगों का कहना भी है कि जल्दी जल्दी कराइए, तो चलिए जल्दी जल्दी हम लोग कवर करेंगे। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? अच्छा, टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध चलिए ध्यान से 4 आंग्ल मैसूर हुए थे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्लियर है? देखिए चौथे में कौन था? तो वेलेजली था, तीसरा कर्नवालिस था और दूसरा वारन हेस्टिंग्स था। क्लियर? तो राइट आंसर इसका देखिए क्या हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। टीपू को शेर मैसूर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों का उन्मूलन जो है किसके नेतृत्व में हुआ था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर कमेंट करके बताइए। तो देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 में ठग प्रथा को जो थी, ठगी प्रथा को, उसको समाप्त किया था। तो कर्नल स्लीमैन राइट आंसर हो जाएगा, कैप्टन स्लीमैन। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ठगों का उन्मूलन हुआ था। देखिए बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? बंगाल में द्विशासन प्रणाली जो है यह लागू किया था 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने इसे लागू किया था और इसको समाप्त किया गया वारन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। चलिए अगला प्रश्न है कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो फ्रेंड्स यह राज्यसभा का होता है। ठीक है, राज्यसभा का जो सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति, ठीक है, यानी कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ये आर्टिकल 64 में कहा गया है। और आर्टिकल 65 में क्या है? तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करेगा जब राष्ट्रपति का पद खाली हो। ठीक है, राज्यसभा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? बताइए राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख जो होता है ये कौन होता है? राज्य सरकार का पूछा गया है, तो राज्य सरकार का जो है ये राज्यपाल होता है। राज्य सरकार का राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। चलिए राइट आंसर इसका राज्यपाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? बताइए। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। अच्छा, वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? भारत में 25 हाई कोर्ट है। ठीक है, उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल होता है 62 वर्ष। ठीक है, और वहीं सुप्रीम कोर्ट पूछता तो 65 वर्ष। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 65 वर्ष की आयु तक ये अपने पद पर बने रहते हैं और उच्च न्यायालय के 62 वर्ष की आयु तक। देखिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है तो राष्ट्रपति को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो लोकतंत्र को राजनीतिक राजतंत्र, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कितने तरह की प्रस्तावना में न्याय की बात की गई है? तो 3 तरह का न्याय है। कौन कौन सा न्याय? तो राजनीतिक न्याय, उसके बाद आर्थिक न्याय और एक आपका सामाजिक न्याय है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है? आपातकाल की घोषणा जो है यह किया जाता है किस आर्टिकल के तहत? तो यह आर्टिकल जो है फ्रेंड्स कौन सा है? यह आर्टिकल कौन सा है बताइए। तो देखिए यह आर्टिकल जो है 352 है। युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण यह लगाया जाता है 352 में। आर्टिकल 356 में क्या है? तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल 360 में है। चलिए, वित्तीय आपातकाल अब तक एक बार भी भारत में नहीं लगाया गया है।
देखिए अगला प्रश्न है कि केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किस संविधान संशोधन में किया गया था? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। और फ्रेंड्स एक बार प्लीज़ सेशन को फटाफट लाइक कर दीजिए और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा लोग जुड़े और भी मज़ा आए सेट लगाने में। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? 61वां संविधान संशोधन 1989। ठीक है, इसी के तहत जो है मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने किया था? विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने किया था? चलिए बताएंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो सर्वप्रथम किया था बलवंत राय मेहता ने। बलवंत राय मेहता राइट आंसर हो जाएगा। बलवंत राय मेहता ने नवंबर 1957 में पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सिफारिश किया था, 3 स्तरीय। ठीक है, अशोक मेहता समिति निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश किया था? अशोक मेहता समिति, बताइए। तो वर्ष 1977 में 1977 में गठित किया गया था अशोक मेहता समिति, और इसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। और इसमें इन्होंने पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय के स्थान पर द्विस्तरीय की संस्तुति की सिफारिश की थी। पंचायती राज द्विस्तरीय सरकार, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अच्छा, सौरमंडल में टोटल कितने ग्रह हैं? पहले आंसर कमेंट कर दीजिए फटाफट। टोटल कितने ग्रह हैं? तो टोटल 8 ग्रह हैं। ठीक है, इनमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह इनमें बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगर हम सूर्य से दूरी के अनुसार बात करें तो सबसे पहले बुध आता है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं। चलिए अगला प्रश्न करेंगे फ्रेंड्स कि शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यह लेता है 29.5 वर्ष, 29.5 वर्ष, 29.5 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तिथि निर्धारण के लिए एक काल्पनिक रेखा 180 डिग्री देशांतर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है, जो प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर इसका प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सा द्वीप का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा अगर पूछा जाए सबसे बड़ा द्वीप तो ग्रीनलैंड है। ठीक है, और इसमें से निम्न में से जो है यह कौन सा है? तो यह तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यह द्वीप बोर्नियो है। बोर्नियो जो है ये पैसिफिक ओशियन में है, प्रशांत महासागर में है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? चलिए फटाफट आंसर बता दीजिए। देखिए कितना अच्छा अच्छा प्रश्न हमने शामिल किया है आपके लिए। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला जो है ये कौन सी है? तो फ्रेंड्स यह पर्वत श्रृंखला जो है यह एंडीज पर्वत श्रृंखला है। यह दक्षिणी अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। याद रखेंगे एंडीज पर्वत यह विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो कि कहाँ पर है? तो दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार जो है बताइए। छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। ठीक है, पठार में ढाल तीव्र एस्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं। तीव्र एस्कार्पों के रूप में जो है ढाल यहाँ पर पाए जाते हैं। क्लियर। इसीलिए यह क्या है? एक अग्र गंभीर है। यह एक अग्र यहाँ एक बना लीजिए, एक अग्र गंभीर है। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मेघालय का पठार का अंश नहीं है? मेघालय पठार का अंश नहीं है भुवन पहाड़ी, भुवन पहाड़ी। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। भुवन पहाड़ी, गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो इसमें से देखिए गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ी ये मेघालय पठार का अंश हैं। भुवन पहाड़ी नहीं है। भुवन पहाड़ी यह मिजो हिल्स का भाग है, यह मिजो हिल्स का भाग है भुवन पहाड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी तट कहलाते हैं, पश्चिमी घाट कहलाते हैं। देखिए बिहार पुलिस के लिए हम लोगों ने
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सीरीज भी चलाया है, तो देख लीजिएगा, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर चले जाइए, मैंने प्लेलिस्ट बिहार पुलिस 2023 बना दिया है, सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं सह्याद्री के नाम से, ठीक है, सह्याद्री राइट आंसर इसका हो जाएगा, सह्याद्री, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कि लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर अरब सागर में, दक्षिण पश्चिम भारत राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि यह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, कौन सा दर्रा इसमें से सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। तो अब आपको याद रखना है यह दर्रा जो है, यह दर्रा कौन सा है, तो यांगजी दीवान दर्रा है। यहाँ मैं लिख देता हूँ यांगजी दीवान दर्रा है, यांगजी दीवान दर्रा, यांगजी दीवान दर्रा, जो कि कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है। कितना मीटर यह ऊंचा है, तो यह 5890 मीटर ऊंचा है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में, यहाँ पर देखिएगा, भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है। औसतन उत्पादन जो है किस राज्य में सर्वाधिक है, औसतन उत्पादन यह किस राज्य में सर्वाधिक है। औसतन जो है यह आंध्र प्रदेश में है, औसतन आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, औसतन पूछा गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। औसतन यहाँ पर है कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। चलिए, और सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में होता है, औसतन पूछेगा तो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई क्या है। बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई जो है यह क्या है, तो फ्रेंड्स यह न्यूनतम है। यह कितना है, न्यूनतम है, ठीक है, न्यूनतम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबद्ध प्रक्षेत्र का अंश कितना है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उसके संबंधित प्रक्षेत्र का अंश कितना है, यह अंश कितना है, तो यह अंश जो है फ्रेंड्स यह 15% है, लगभग 15% इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 15% हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है, इसमें से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन इसको प्रारंभ किया गया था 2007-8 में, रबी सीजन से यह एक प्रायोजित योजना है, ठीक है। और इसमें फसलें जो हैं कौन कौन सी हैं, चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज, वाणिज्यिक फसलें हैं, इसमें तिलहन नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों को वार्षिक औसत वृद्धि दर नकारात्मक हो गई थी। बताइए किस वर्ष कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर नकारात्मक हो गई थी। नकारात्मक यह हो गई थी कब, बताइए राइट आंसर क्या होगा, तो यह हो गई थी 2002-3 में। 2002-3 में वार्षिक दर जो थी कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों की यह नकारात्मक हुई थी, 2002-3 हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है, तो यह प्रतिशत जो है यह कितना है, यह प्रतिशत कितना है बताइए। तो फ्रेंड्स यह लगभग जो है यह लगभग कितना है, तो यह 60% है, लगभग 60% है। कहीं कहीं आपको 56.55 भी मिलेगा, लगभग 60% ऑप्शन के हिसाब से सही होगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले क्षेत्र से घिरा हुआ है। कौन सा जिला बिहार का, चलिए बताइए। अच्छा बिहार में अगर आपसे पूछा जाए बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पर वन है, तो ये 7.84% पर वन है, ठीक है, याद रखेंगे कितना, तो 7.84% पर वन है। सर्वाधिक वनावरण वाला जिला कैमूर है और न्यूनतम शेखपुरा है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सबसे घना पतझड़ वन पश्चिम चंपारण में है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। सबसे पूर्वी भाग में स्थित है कौन सा शहर है, यह शहर जो है यह कटिहार है। कटिहार सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, कटिहार सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के तराई प्रदेश विस्तृत हैं। तराई प्रदेश जो है यह विस्तृत है,
तराई प्रदेश विस्तृत हैं, तो ये भारत और नेपाल की सीमा के समानांतर, भारत और नेपाल की सीमा के समानांतर। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति अधिकांशतः बसी है, तो अधिकांशतः ये झारखंड में पाई जाती है, अधिकांशतः झारखंड में पाई जाती है, बिहार में भी पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में भी पाई जाती है, तो यहाँ पर बिहार हो जाएगा। ठीक है, बिहार के विभाजन के पूर्व झारखंड में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो यहाँ झारखंड अब याद रखना है आपको, लेकिन ऑप्शन में यहाँ बिहार दे दिया गया है, बिहार पर हम टिक लगा देंगे। ठीक है, लेकिन झारखंड में अधिकांशतः ये पाई जाती है। चलो उसके बाद देखिए, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश पर है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, और देखिए और भी दर्रा है, नीति दर्रा, माना दर्रा। ठीक है, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तुजू दर्रा याद रखेंगे, तुजू दर्रा मणिपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? मैंने सार्क के बारे में कल ही बताया था। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, ढाका बांग्लादेश में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है और इसमें टोटल 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? अपना प्यारा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्रकाश की तरंग सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश की तरंग सिद्धांत को किसने दिया था? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ध्यान रखेंगे। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, जिसको फोटोन कहा जाता है। प्रकाश की तरंग सिद्धांत दिया था हाइजन ने दिया था। अगला प्रश्न देखिएगा कि NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? अब इसको कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो नाइट्रोजन का निकालना है, तो इसमें से नाइट्रोजन काउंट कर लीजिए कितना है। एक नाइट्रोजन यहाँ है, एक नाइट्रोजन यहाँ है, 2 नाइट्रोजन, दोनों का परमाणु द्रव्यमान निकाल लीजिए। तो एक का 7 है, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो एक का 7 होता है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान 14 होता है, तो 2 है यानी कि 14 हो जाएगा, 14 + 14। अब क्या करेंगे, टोटल क्या यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का कितना 4, फिर यहाँ देखिए नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। तो 3 ऑक्सीजन है तो 16 × 48 हो जाएगा, गुना 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्लियर है। चलिए 35% इसका आंसर आ जाएगा। एक बार सॉल्व मैं करने का प्रयास करता हूँ। 14 × 28 हो जाएगा। यहाँ देखिए 14 × 4 18 और 14 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। 32 और 48 को जोड़ देंगे तो 8 दूना 10, 4 3 7 1 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 80 आ जाएगा। ठीक है, गुना 100 है, तो 0 से 0 कट गया। ठीक है, 2 यहाँ से काटेंगे, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा। तो 7 और 5 बना यानी कि 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 35%। चलिए अगला प्रश्न है कि एक्टिनियम की परमाणु संख्या क्या है? एक्टिनियम का परमाणु संख्या क्या है? एक्टिनियम का परमाणु संख्या होता है कितना? 89 होता है। 89 एक्टिनियम का होता है। ठीक है, 88 किसका होता है? 88 रेडियम का होता है। 90 थोरियम का होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन। मीथेन राइट आंसर है। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। CH4 इसका फॉर्मूला होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि खट्टे स्वाद का अनुभव जीभ के किस भाग से प्राप्त होता है? खट्टा स्वाद का अनुभव पूछा गया है। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो जीभ का अगला भाग मीठा स्वाद देता है, पिछला भाग कड़वा स्वाद, आगे वाला स्वतंत्र जो सिरा है वहाँ पर नमकीन स्वाद होता है, और पार्श्व जो पीछे का पार्श्व है वहाँ से खट्टा स्वाद होता है। तो पश्च पार्श्व यहाँ पर अगर इस तरह से लिखा जाएगा पश्च पार्श्व, तो ये ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता, ठीक है, पावर ऑफ लेंस इक्वल टू क्या होता है? 1/f होता है। f क्या है? तो फोकस दूरी है, और फोकस दूरी हमेशा मीटर में होता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, फोकस दूरी को हमेशा मीटर में आप रखिएगा। चलिए बताइएगा कि लेंस की शक्ति, तो ये क्या होता है? फोकस के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फोकस के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती है, क्लियर है। अच्छा, लेंस की क्षमता को किस में डिनोट किया जाता है? डायोप्टर में। ठीक है, डायोप्टर में।
चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरके में उपस्थित जैविक अम्ल कौन सा है। सिरके में उपस्थित जैविक अम्ल कौन सा है, तो यह जैविक अम्ल सिरका में एसिटिक एसिड है। कौन सा है, एसिटिक एसिड है। ये तो आपको पता है कि एसिटिक एसिड है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे एसिटिक एसिड जो है यह इथेनोइक अम्ल है। ठीक है, इथेनोइक अम्ल है। एसिटिक एसिड होता है इथेनोइक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि इसमें यहाँ पर देख सकते हैं इथेनोइक है, क्यों, तो क्योंकि यहाँ पर CH3COOH होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, इसीलिए एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ पर, तो इसीलिए एथेनोइक अम्ल है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग कैसी है। ध्वनि तरंग जो होती है ये अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है, अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है। चलिए प्रकाश अनुप्रस्थ है और विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि विद्युत मोटर में क्या होता है। विद्युत मोटर क्या करता है, तो यह विद्युत मोटर जो है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है, विद्युत अपघटन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है। आरबीसी का कब्र किसको कहा जाता है, आरबीसी का कब्र किसको कहा जाता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और इसका कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है, एस्प्लीन को कहा जाता है। ठीक है, एस्प्लीन को इसका कब्र कहा जाता है आरबीसी का। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम। विटामिन B1 का रासायनिक नाम, विटामिन B1 का रासायनिक नाम बताइए, B1 या बी कहिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। अब यहाँ पर विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है। ठीक है, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा सत्य फल नहीं है। सत्य फल इसमें से कौन सा नहीं है। चलिए सत्य फल का निर्माण पुष्प के अंडाशय से होता है, जबकि असत्य फल का निर्माण पुष्प अंडाशय के अतिरिक्त अन्य भाग फल बनाने में मदद करता है। कटहल जो है यह सत्य फल नहीं है, कटहल असत्य फल है। ठीक है, सत्य फल नहीं है। बाकी यहाँ पर देखेंगे आम, ठीक है, बाकी यहाँ पर देखेंगे तो आम, केला, अंगूर ये सब सत्य फल हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर होता है। लेकिन यहाँ यूनिट पर ध्यान देंगे तो सब किलोमीटर में दिया गया है। ठीक है, तो ये इसको किलोमीटर में हम बदलेंगे तो यहाँ पर 3 जीरो कम हो जाएगा, क्योंकि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो ये 3 जीरो कम हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है। कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह न्यूटन का तीसरा नियम है, न्यूटन का तीसरा नियम है। क्लियर, इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगता है, यह थर्ड नियम है। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगता है, यह भी न्यूटन का थर्ड नियम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है कौन सा ग्रह, तो फ्रेंड्स यह ग्रह जो है यह बृहस्पति है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, वैक्यूम क्लीनर की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जर्मन साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। जर्मन साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, जर्मन साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो ये बिस्मार्क ने किया था। 1871 में इसने एकीकृत जर्मनी साम्राज्य की स्थापना किया था। 1871 में इसने एकीकृत जर्मनी साम्राज्य की स्थापना किया था, किसने, बिस्मार्क ने, याद रखिएगा बिस्मार्क ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म की उन्नति के क्षेत्र में, अच्छा धर्म से ज़्यादा बेटर यहाँ पर अध्यात्म हो जाएगा। ठीक है, अध्यात्म ज़्यादा बेटर शब्द है, अध्यात्म। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे अध्यात्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो यह पुरस्कार कौन सा दिया जाता है बताइए, कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो यह पुरस्कार दिया जाता है टेम्पल्टन पुरस्कार। अच्छा इस बार 2023 में टेम्पल्टन पुरस्कार किसको दिया गया है, तो फ्रेंड्स यह दिया गया एडना, यहाँ मैं लिखता हूँ एडन इस्माइल को दिया गया है। ठीक है,
याद रखेंगे एडन इस्माइल को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है? गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है? लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा के नाम से किसको जाना जाता है? लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा के नाम से जाना जाता है म्यांमार को। गोल्डन रॉक पैगोडा म्यांमार राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हदास पार्टी किस देश की राजनीतिक पार्टी है? हदास पार्टी किस देश की राजनीतिक पार्टी है? हदास पार्टी जो है यह किस देश की राजनीतिक पार्टी है? तो यह इजराइल की राजनीतिक पार्टी है। इजराइल की राजनीतिक पार्टी है। इजराइल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया चाइना बाउंड्री प्रॉब्लम्स 1849 टू 1947 के लेखक कौन है? इंडिया चाइना बाउंड्री प्रॉब्लम्स 1849 टू 1947 इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक कौन हैं? चलिए बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसके लेखक कौन हैं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? चलिए करेक्ट आंसर बताइएगा। ये 61 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ 61 बना लीजिए। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके लेखक हैं एजी नूरानी। कौन है? एजी नूरानी हैं। ठीक है, चलिए अब्दुल गफूर मजीद नूरानी पूरा नाम है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ स्थित है? नोबेल म्यूजियम जो है यह विश्व में कहाँ पर स्थित है? नोबेल म्यूजियम यह विश्व में कहाँ पर है? तो नोबेल म्यूजियम जो है यह स्टॉकहोम में है। स्टॉकहोम राइट आंसर हो जाएगा। स्टॉकहोम में है। ठीक है, स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? अच्छा, पहली महिला थी जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये कौन थी? मैडम क्यूरी थी। 1903 में इनको भौतिकी के लिए दिया गया था और 1911 में इनको रसायन के क्षेत्र में दिया गया था। 2 बार नोबेल पुरस्कार से इनको नवाजा जा चुका है और 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली यह एकमात्र महिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्न में से कौन सा एक नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय का नाम है? अच्छा, भारतीय मूल के जो व्यक्ति जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है ये कौन कौन से हैं? तो भारतीय मूल के सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर हैं, भारत के हैं। चंद्रशेखर वेंकट रमन, हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ठीक है, एस चंद्रशेखर, अमर्त्य सेन, वेंकट रमन रामकृष्णन, कैलाश सत्यार्थी और अभिजीत बनर्जी को भी दिया गया था। ठीक है, तो इसमें से देखिएगा राइट आंसर सीवी रमन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस भारतीय ने वर्ष 2014 में नोबेल पुरस्कार शांति का जीता था? तो ये जीता था किसने? ये जीता था किसने? तो फ्रेंड्स यह जीता था कैलाश सत्यार्थी ने। कैलाश सत्यार्थी को मलाला यूसुफजई के साथ सम्मानित किया गया था। ठीक है, नोबेल के शांति पुरस्कार से 2014 में। उसके बाद देखिएगा कि मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? प्रथम भारतीय व्यक्ति पूछा गया है मरणोपरांत। तो ये मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री थे। लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री राइट आंसर हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से टोटल कितने बच्चों को 2023 में सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ 11 बच्चों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, और यह पुरस्कार जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रदान किया इनको। अगला प्रश्न हमारा कि भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि ये मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी थे। अब्देल फतेह अल सीसी ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न कि हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? देखिए जनवरी फरवरी में ये इंडेक्स आया था, उस समय भारत का स्थान 85वां था। ठीक है, तो यहाँ 85वां होगा, लेकिन अभी रिसेंटली आया है इसमें स्थान 80वां है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? जन्मदिन पर मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी के दिन। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त के दिन मनाया जाता है। 12 अगस्त के दिन मनाया जाता है। और राष्ट्रीय 12 जनवरी के दिन विवेकानंद जी के जन्मदिन पर यह मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द चयन करना है। समता का पर्यायवाची शब्द, समता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? समता का पर्यायवाची शब्द एक साम्य होता है, एक बराबरी होता है। ठीक है, यहाँ बराबरी बना लीजिए, बराबरी होता है, एक तुल्यता होता है। ठीक है, और एक अनुरूपता होता है। अनुरूपता, ये सब जो है ये समानार्थी शब्द है समता के, यहाँ बराबरी हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि दिए गए शब्द की विलोम शब्द, अपेक्षा का विलोम शब्द क्या है? अपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा?
अपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा? तो अपेक्षा का क्या होगा बताइए, राइट आंसर क्या होगा? उपेक्षा होगा। अपेक्षा का उपेक्षा होगा। ठीक है, चलिए सापेक्ष का क्या होगा? सापेक्ष का निरपेक्ष होता है। सापेक्ष का भी याद रखेंगे, सापेक्ष का विलोम शब्द निरपेक्ष होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि आंखें दिखाना। आंखें दिखाना मतलब, आंखें दिखाना मतलब क्या? सही व्यवहार नहीं, रूखापन, रूढ़ व्यवहार। तो यहाँ पर रूखापन हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि दिए गए वाक्य में कौन सा यहाँ पर जो है त्रुटि है? महात्मा गांधी के संदेशों से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। अब यहाँ पर देखिएगा सही क्या होगा? तो महात्मा गांधी के संदेशों से जनमानस सर्वाधिक प्रभावित हुआ। तो यहाँ देश की जगह जनमानस अच्छा है, ज़्यादा सुटेबल है। तो दूसरा वाला भाग में त्रुटि हो जाएगा। उसके बाद देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति करें। गंगा में प्रदूषण शब्द यहाँ से सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है। गंगा में प्रदूषण की डैश चिंताजनक है। बताइए गंगा में प्रदूषण की जो विद्यमानता है ये चिंताजनक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसके लिए एक शब्द सुनिए। जिसके कभी बुढ़ापा जिसे ना आए उसको क्या कहा जाता है? बताइए कभी बुढ़ापा ना आए उसको क्या कहा जाता है? उसको अजर कहते हैं। ठीक है, अमर तो आपको पता है, जो कभी ना मरे। उसर किसको कहते हैं? जो उपजाऊ भूमि है, जहाँ कुछ पैदा, अनुपजाऊ है, जहाँ पर कुछ पैदा ना होता हो, उसके लिए उसर कहते हैं। ठीक है, कुलीन जो उच्च कुल में जन्म लिया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें से सही कौन सा लिखा गया है? बताएंगे इसमें से सही कौन सा है? फटाफट कमेंट कर दीजिए मेरे भाई बहन। आंसर इसका, राइट आंसर इसका अरण्य जो है ये सही लिखा गया है। नेक्स्ट है हमारा कि सत्याग्रह का सही संधि विकसित क्या होगा? सत्याग्रह का सही संधि विकसित, तो यह आपका सत्य प्लस आग्रह होगा। सत्य प्लस आग्रह होगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित हुए। प्रस्तुत पंक्ति का रचयिता कौन है? इस पंक्ति का रचयिता कौन है? ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित होए, बताइएगा इसके रचयिता कौन है? तो ये कबीरदास हैं। कौन है? कबीरदास हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन है? मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार कौन है? सरदार पूर्ण सिंह है। ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंग्लिश है, कह रहा है कि यहाँ पर देखिए कौन सा यहाँ पर प्रीपोजिशन यहाँ पर भरा जाएगा। हैव ब्रॉट सम बुक्स, खाली स्थान दिया गया है यू टू एग्जामिन। बताइएगा हैव ब्रॉट सम बुक्स फॉर यू टू एग्जामिन। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए सिनोनिम बताना है एक्यूट का। एक्यूट का मतलब होता है तीखा। ठीक है, तीक्ष्णता जो होता है, तीव्र होता है, उसको एक्यूट कहा जाता है। एक्यूट का जो है ये क्या हो जाएगा? एक्यूट का शार्प होता है, शार्प। ठीक है, शार्प भी होगा, कीन भी होगा। कहीं कहीं कीन भी आपको रहेगा, तो याद रखिए KEEN कीन। तो यहाँ पर शार्प और कीन दोनों याद रखिएगा। चलो उसके बाद देखिएगा एंटोनिम उल्टा शब्द बताना है। एग्जाम्पशन का, एग्जाम्पशन का मतलब छूट होता है, और इसका उल्टा हो जाएगा इंक्लूजन, यानी कि समावेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि चूज द वन व्हिच कैन सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस लास्टिंग ओनली फॉर ए। यहाँ से सेंटेंस शुरू हो रहा है, लास्टिंग यहाँ से लास्टिंग ओनली फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इसको? बताइएगा लास्टिंग ओनली फॉर ए वेरी शॉर्ट वाइल, इसको क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको टेम्पोररी कहा जाता है, अस्थायी कहा जाता है। टेम्पोररी इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि एडियम फ्रेज है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है टू टुक डाउन वन नोज। टू टुक डाउन वन नोज, चलिए बताइए टू टुक डाउन वन नोज इसका एडियम फ्रेज क्या होगा? चलिए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यह आपका हो जाएगा किसी को महत्वहीन या समान के योग्य नहीं समझना। तो टू रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए उसके बाद देखिए चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। रीता सेड मी विल यू लैंड मी दिस क्लासिक। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा रीता टोल्ड मी इफ आई वुड, ध्यान से देखिएगा, इफ आई वुड लैंड हर दैट क्लासिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। ही
आस्क्ड मी टू फिनिश द वर्क इन टाइम, पैसिव वॉइस। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम बाई हिम। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम बाई हिम। ठीक है, ऑप्शन डी। चलो उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 88 और 89, इसमें एरर बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 है ये कि ऑन लास्ट संडे आई मेट माई फ्रेंड एक्सीडेंटली। अगर एरर नहीं है तो आप ऑप्शन डी पिक करेंगे। ठीक है, लेकिन एरर है जहाँ पर बताइएगा कहाँ पर एरर है। तो इसमें आप देखेंगे तो फ्रेंड्स एरर जो है यहाँ पर ऑन नहीं होगा। ठीक है, लास्ट संडे आई मेट माई फ्रेंड एक्सीडेंटली, ऑन को रिप्लेस करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर एरर है। उसके बाद देखिएगा 89 नंबर वही प्रश्न है उसी तरह का, ए लिप द पोएट्रीज बाई ब्रायन एंड। अब देखिए यहाँ पर ये जो पोएट्रीज है ना, पोएट्रीज हमेशा सिंगुलर ही होता है। ठीक है, यह प्लुरल नहीं होता है, पोएट्री का प्लुरल नहीं होता है, यह हमेशा सिंगुलर ही होता है। तो ऑप्शन बी में एरर है। चलो उसके बाद देखिएगा कि फाइंड द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ही सेड टू हिज मैनेजर कुड यू प्लीज पास द बिल दिस वीक, कुड यू प्लीज पास द बिल दिस वीक। बताइए सही क्या होगा इसमें से? तो होगा ही रिक्वेस्टेड हिज मैनेजर टू पास द बिल दिस वीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो फ्रेंड्स यह कब किया गया था 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण? तो ये 1969 में किया गया था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। चलिए उसके बाद देखिए 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो 1 रुपये के नोट जो है यह भारत सरकार के द्वारा, वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है? शताब्दी एक्सप्रेस, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1989 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के 100वें जन्म जयंती पर जो है यह नाम इसका दिया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन रबी फसल नहीं है? रबी फसल इसमें से कौन सा नहीं है? चलिए बताइए रबी फसल इसमें से कौन सा नहीं है? रबी फसल नहीं है, गेहूं, चना, राई, सरसों, ये रबी फसल है। चावल खरीफ फसल है। कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? यह NH नंबर कौन सा है? नेशनल हाईवे नंबर कौन सा है? कोलकाता और दिल्ली, तो ये NH2 से जुड़े हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है? भारत का सबसे सूखा भाग इसमें से कौन सा है? तो सबसे सूखा आपका राजस्थान हो जाएगा, पश्चिम राजस्थान। नेक्स्ट है हमारा कि मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अपना स्कोर भी आप लोग बता दीजिए सभी लोग, कितना स्कोर आया आपका? भारत में दार्शनिक या दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1957 को। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए कौन सा किसी वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है? किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है? इनमें से निम्न में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है? तो यह हीरा है। हीरा का केवल विनिमय मूल्य है क्योंकि इसकी पूर्ति बहुत ही कम होती है, इसकी पूर्ति बहुत ही कम होती है। भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन भूमि है? थोड़ा सा यहाँ सुधार कर लेंगे, 24.62% पर है नया फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, ये आंकड़ा ध्यान रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।